Good morning and welcome all of you in online education program organized by Deepshika Kala Sansthan and University of Technology. तो स्टूडेंट्स आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नई क्लास में. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स. देखिए रिसीवेबल्स की यहाँ पर बात स्टार्ट होने जा रही है. तो रिसीवेबल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो रिसीवेबल्स हैं वो बिजनेस के लिए एक असेट्स है और हाउ कैन क्रिएट द रिसीवेबल्स. जब कोई भी यदि हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग फर्म यदि हमारी है या कोई भी हम सर्विसेज यदि मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, तो वो जो सेल्स का प्रोसेस होता है वो दो तरह से हो सकता है. द फर्स्ट वन इज कैश सेल्स और द सेकेंड वन इज क्रेडिट सेल्स. अब यदि हमारी कैश सेल्स है तो हमने माल बेचा और हम यह सर्विस हमने सेल आउट की और हमको पैसा रिसीव हो गया. बट द अदर हैंड यदि हम क्रेडिट सेल की बात करते हैं तो जो हमने माल बेचा है उसका पैसा हमको अभी रिसीव नहीं होता, वो हमको रिसीव होता है इन फ्यूचर आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद, जो भी हमारी क्रेडिट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमको पैसा कुछ समय बाद रिसीव होता है. तो जो अमाउंट हमको कुछ दिनों के बाद हमारा रिसीव होने वाला है दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल्स. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्टर्स. और ये बिजनेस के लिए एक असेट्स है क्योंकि इनसे हमको पैसा रिसीव होगा इन फ्यूचर. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जो है मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स. ओवरव्यू में क्या कहा गया है? A business firm can sell goods or services on cash as well as on credit. कोई भी बिजनेस फर्म अपने माल को और अपनी सर्विस को दो तरह से बेच सकती है, कैश और सेल्स. इन कैश, इन केस ऑफ कैश सेल्स पेमेंट इज इमीडिएटली रिसीव्ड. अब यदि कैश सेल्स है तो हमको इमीडिएटली पैसा रिसीव हो जाता है. बट व्हेन गुड्स और सर्विस आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस द पेमेंट इज डेफर्ड फॉर फ्यूचर. तो हमारा जो पेमेंट है वो आने वाले कुछ समय में रिसीव होगा, इन फ्यूचर के लिए ट्रांसफर हो जाता है. और ये पैसा जो हमको इन फ्यूचर रिसीव होगा यही हमारे लिए रिसीवेबल्स होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स एक्जैक्टली देखते हैं. Receivables arise when goods or service of a firm are sold on credit basis. जब कोई भी फर्म अपने माल को क्रेडिट और बेस पर सेल करती है, therefore credit sales are receivables. तो वो क्रेडिट सेल्स ही क्या कही जाती है? रिसीवेबल्स कही जाती है. According to Hampton, receivables are asset accounts representing amount on to the firm as a result of the sale of गुड्स और सर्विस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. देखिए ये जो रिसीवेबल्स है, रिसीवेबल्स जो प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं आपकी क्रेडिट सेल को. आपने यदि माल और सर्विस क्रेडिट बेस पर सेल की है तो ये जो आपकी असेट्स है और ये काम करना. देखिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि बिजनेस आज जो इंडियन बिजनेस मार्केट है उसमें आपको क्रेडिट बेस पर सेल आउट करना ही होगा अपने माल को या अपनी सर्विस को. क्योंकि यदि आप माल सिर्फ कैश बेस पर सेल आउट करते हैं तो ये फैक्ट है कि आपको किसी तरह का कोई लॉस होने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाती है. लेकिन जो आपकी सेल है वो एक लिमिटेड सेल होगी. और यदि आप इसमें अपनी क्रेडिट पॉलिसी के साथ अपनी क्रेडिट सेल्स को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो अचानक से आपकी जो सेल है वो बूस्ट हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है. तो बहुत जरूरी है यहां पर माल को, अपनी सर्विसेज को, अपने गुड्स को, अपनी प्रोडक्ट को क्रेडिट बेस पर सेल आउट करना. और इसी का रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. और ये बिजनेस के एक ऑर्डिनरी कोर्स में ही आता है. इन अदर वर्ड्स कुछ और डेफिनेशन के बारे में यहां पर कहा गया है. रिसीवेबल्स आर एन असेट्स एंड रिप्रेजेंट क्लेम ऑफ द फर्म अगेंस्ट इट्स कस्टमर. ये एक तरह से क्लेम कर, आप रिसीवेबल्स के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं अपने कस्टमर्स पर, अपने फर्म के द्वारा अपने कस्टमर्स पर आप क्लेम किया जा सकता है. क्योंकि
क्लेम इसलिए किया जा सकता है क्योंकि हमने उनसे पैसा लेना है, क्योंकि हमने उनको क्रेडिट सेल की है और हमारा अमाउंट जो है उनकी तरफ ड्यू है। These are shown in the asset side of the balance sheet। और यहां पर यह बात जानना बहुत जरूरी है कि ये जो रिसीवेबल्स हैं, जो कि अभी मैंने पहले बताया आपको बिजनेस के लिए बिजनेस की असेट्स हैं, इसलिए जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं अपने बिजनेस की, तो बैलेंस शीट बनाते समय आपको जो रिसीवेबल्स हैं उनको बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करना होता है विद द नेम ऑफ बिल्स रिसीवेबल्स, नोट्स रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेप्टर्स, ट्रेड डेप्टर्स, बुक्स डेप्ट, accounts receivables, etc. These receivables are the result of extension of credit facility to the customer। और ये जो receivables क्यों हैं? क्योंकि हमने हमारे कस्टमर्स को क्रेडिट सेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है। जब हम क्रेडिट सेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं तभी हमारे रिसीवेबल्स राइज होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीवेबल्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसीवेबल्स के? सबसे पहले हम बात करते हैं इट इन्वॉल्व्स रिस्क। इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है। पहले मैं इसको आपको समझा देता हूं कि रिस्क इसमें क्यों इन्वॉल्व है। देखिए, दो तरह से बिजनेस किया जाता है। द फर्स्ट वन इज कैश बेसिस और द सेकंड वन इज क्रेडिट बेसिस। जब कैश बेस पर हमने माल को बेचते हैं, हमने माल को बेचा है, तो इमीडिएटली हमारा पैसा रिसीव हो गया। लेकिन यदि हमने क्रेडिट बेस पर माल को सेल आउट किया है, तो जो कस्टमर है वहां से हमारा पैसा रिसीव होगा या नहीं होगा, ये डाउटफुल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा जो कस्टमर है जिसको हमने माल बेचा है क्रेडिट बेस पर, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो हमारा पैसा वहां से रिसीव नहीं होगा। तो ये रिस्क इन्वॉल्व है रिसीवेबल्स में। आइए देखते हैं। रिस्क इज इन्वॉल्व इन रिसीवेबल्स एंड इट शैल बी एनालाइज्ड केयरफुली। दिस इज बिकॉज इन क्रेडिट सेल कैश पेमेंट इज येट टू बी रिसीव, whereas there is no such risk involved in cash sales। और ये इस तरह की जो रिस्क है वो कैश सेल्स में इन्वॉल्व नहीं होती है। कैश सेल्स में इन्वॉल्व इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमने माल बेचा और इमीडिएटली हमको पैसा रिसीव हो गया। लेकिन यहां पर अंतर है कि आपकी यदि कैश सेल्स है तो आपकी जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है वो कम होगा, और यदि क्रेडिट बेस पर भी आपने सेल की है तो आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। और कहीं ना कहीं यदि आपकी सेल इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट पर भी उसका इफेक्ट आता है। बेस्ड ऑन प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू, देखिए यहां बेस्ड ऑन प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू जो है ये कोरिलेट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें कि हमने यदि आज माल बेचा है तो हमको जो पैसा रिसीव होगा, जो भी हमारी क्रेडिट पॉलिसी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आफ्टर 90 डेज हमको पैसा रिसीव होता है, तो हम चाहेंगे उस दिन की जो इकोनॉमिक वैल्यू है अमाउंट की, उसके अकॉर्डिंग हमको बेनिफिट्स मिले। क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने पढ़ा है कि जो वैल्यू आज 100 रुपीज की है वो आने वाले 5 साल के बाद वो वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू कुछ कम होगी। पर डे जो टाइम जो वैल्यू है मनी की वो चेंज होती है, वो डिफरेंट होती है। तो यहां पर यही कहा गया है, इन द केस ऑफ क्रेडिट सेल्स द इकोनॉमिक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ गुड्स आर और सर्विसेज पासेस इमीडिएटली टू द कस्टमर। हमने हमारा माल और हमारी सर्विस तो इमीडिएटली प्रोवाइड करवा दी कस्टमर को, लेकिन whereas the seller expects, तो सेलर भी ये चाहता है एन इक्विवेलेंट बेनिफिट कैश एट ए लेटर डेट। जब कैश हमको बाद में रिसीव होगा तो वो हमको भी इक्विवेलेंट बेनिफिट के साथ वो कैश रिसीव हो। इट इम्प्लीज फ्यूचरिटी, द बायर मेक द कैश पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय हिम इन फ्यूचर पीरियड। वही सेम बात है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसीवेबल्स के। आफ्टर दैट बेनिफिट्स ऑफ रिसीवेबल्स,
क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं रिसीवेबल्स के? कुछ बेनिफिट्स जो अब मैंने अभी आपको बताया कि आपकी सेल इंक्रीज होती है, और यदि आपकी सेल इंक्रीज हुई तो एज वेल एज आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। रिसीवेबल्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स। रिसीवेबल्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, क्यों क्रिएट होते हैं? क्रेडिट सेल्स की वजह से। देयरफॉर द क्रिएशन ऑफ रिसीवेबल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग क्रेडिट सेल्स। इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट सेल्स। द क्रेडिट सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। पहले बेनिफिट्स की यदि हम बात करें तो ग्रो जो बेनिफिट्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें जो पहला पॉइंट आता है दैट इज ग्रोथ इन सेल्स। आपकी जो सेल्स है उसमें ग्रोथ होगा, उसमें इंक्रीमेंट होगा यदि आप क्रेडिट बेस पर माल को बेचते हैं तो। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट सेल्स बाय ए फर्म टू इट्स कस्टमर्स इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सेल्स। तो ये आपकी जो सेल है उसको इंक्रीज करने में मददगार है, 100% मददगार है। वाइल कैश सेल्स आर इंपॉर्टेंट, जबकि कैश सेल्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है। देखिए दो चीजें हैं कि आपने कैश सेल की, आपके पास पैसा आ गया, उससे आप अपना जो ऑर्डिनरी कोर्स है बिजनेस का, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो कैश सेल्स भी साथ ही साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। More orders from customers can be had by selling goods and services on credit because many customers do not have sufficient cash to make cash purchase। देखिए क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं सभी के पास, जरूरी नहीं है कि सभी के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल हो कैश परचेज के लिए, तो हमको उनको ये फैसिलिटी देनी ही पड़ती है क्रेडिट सेल्स की। यदि हम ये फैसिलिटी उनको नहीं देंगे तो आज के टाइम में जब कंपटीशन इतना ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर्स खराब होंगे, और यदि हमारे कस्टमर्स खराब होंगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी सेल्स वॉल्यूम पे पड़ेगा। इफ ए फर्म डज नॉट सेल ऑन क्रेडिट इट विल हैव फ्यूअर कस्टमर एंड डिक्लाइनिंग सेल्स। और यदि हम ये फैसिलिटी नहीं देते हैं तो हमारे कस्टमर्स कम होते हैं और एज वेल एज उसका इफेक्ट हमारे सेल्स पर पड़ता है। Thus receivables help in growth of sales। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिसीवेबल्स हैं उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो सेल्स को ग्रोथ करना है। द सेकेंड वन इज इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये एक इनडायरेक्ट रिजल्ट है, और हम कह सकते हैं यहां पर कि जैसे हमारी सेल इंक्रीज होगी वैसे ही हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा साथ ही साथ। This is a indirect result of selling on credit। The direct result of credit sales is growth in sales। जो direct result हमने पढ़ा वो था great growth in sales, और जो increase in profit है वो एक indirect result है। By providing credit sales, the firm has additional sales and these additional sales result in higher in profit। देखिए यदि हमने माल उधार बेचा तो हमारी प्रॉफिट एडिशनल हुई, सॉरी हमारी सेल्स एडिशनल हुई, और यदि हमारी कहीं ना कहीं सेल्स एडिशनल हुई है तो हमारा प्रॉफिट भी हायर होगा, एडिशनल होगा। और यहां पर एक बात और है, सम टाइम क्रेडिट सेल्स आर मेड एट ए प्राइस विच इज हायर देन यूजुअल कैश सेलिंग प्राइस। कभी कभी कुछ बिजनेस फर्म्स में ऐसा भी होता है कि आपकी क्रेडिट प्राइस अलग है और आपकी कैश प्राइस अलग है। क्रेडिट प्राइस इज सम हायर देन कैश प्राइस। जो क्रेडिट प्राइस है वो कुछ ज्यादा होती है कैश प्राइस से। तो आपकी यदि प्राइस ज्यादा, आपको क्रेडिट सेल पर यदि प्राइस ज्यादा मिल रहा है तो आपका प्रॉफिट भी जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा। दिस एबल द फर्म टू मेक एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर एंड एबव द नॉर्मल प्रॉफिट। और यदि आपने अपनी प्राइस में डिफरेंट रखा हुआ है कि कैश सेलिंग प्राइस कम है और क्रेडिट सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा है, तो यदि आप क्रेडिट सेल करते हैं तो जो आपकी एक्स्ट्रा प्राइस आपको रिसीव होती है उससे कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा होता है। आफ्टर दैट कैपेबिलिटी टू फेस कंपटीशन। देखिए कंपटीशन को यदि आपको, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है, कंपटीशन को यदि आपको फेस करना है
तो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट सेल करना होगा, आपको रिसीवेबल्स पॉलिसी अपनानी होगी, क्योंकि रिसीवेबल्स पॉलिसी आप अपनाएंगे, आप क्रेडिट सेल करेंगे तो ही आप कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। अदरवाइज आपके जो कस्टमर्स हैं वो कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, ये डर आपके लिए हो सकता है। देखते हैं, इफ competitors sell on credit, a firm would be able to face competition only when it is also sell goods or service on credit। यदि आपका कॉम्पिटिटर क्रेडिट पॉलिसी को अपनाता है, क्रेडिट सेल पॉलिसी को अपनाता है, तो और यदि आपको उसके कंपटीशन को फेस करना है तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप भी क्रेडिट सेल करें, क्रेडिट सेल पॉलिसी को अडॉप्ट करें। By doing so, the firm may avoid the loss of sale from customers who would buy from elsewhere। तो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो अपना परचेस करेंगे, अपना माल खरीदेंगे, लेकिन आपकी जगह कहीं और से खरीदेंगे। तो यदि आपको अपने कस्टमर्स को अपने पास रखना है तो आपको ये पॉलिसी, क्रेडिट सेल पॉलिसी अडॉप्ट करनी ही होगी। इफ दे डिड नॉट रिसीव द एक्सपेक्टेड क्रेडिट, यदि उन अपने कस्टमर्स को जो क्रेडिट चाहिए, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, यदि वो नहीं मिलता है तो वो कहीं और से माल परचेज कर सकते हैं। और यहां पर साथ ही साथ ये भी देखना होगा आपको, सिर्फ यही नहीं है कि आप भी क्रेडिट सेल करें, बल्कि आप उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फुलफिल करें। फॉर एग्जांपल, यदि हमारा कॉम्पिटिटर 90 डेज के लिए क्रेडिट कर रहा है, क्रेडिट पर सेल आउट कर रहा है, तो हमको भी या तो 90 और एवब 90 डेज के लिए हमको भी क्रेडिट पर माल को सेल आउट करना होगा या सर्विसेज प्रोवाइड करवानी होगी। Therefore, the firm should adopt credit policy similar to that of the competitor so that its customer may not attract to purchase from competitors। देखिए, एक बात यहां पर कही जाती है कि यदि आपके पास खुद की कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी पॉलिसी को एज इट इज अडॉप्ट कर लें। सेम बात ही यहां पर कही गई है कि आप यदि अपने कस्टमर्स को बचाना चाहते हैं तो जो आपका कॉम्पिटिटर की पॉलिसी है एज इट इज उस पॉलिसी को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, या और उससे अच्छी पॉलिसी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे कि आपके जो कस्टमर हैं वो आपके पास बने हुए रह सकते हैं। तो ये जो हमने डिस्कस किए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बेनिफिट्स हैं रिसीवेबल्स के और ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसीवेबल्स के, कि रिसीवेबल्स को यदि हम अडॉप्ट करते हैं, रिसीवेबल्स पॉलिसी यदि कोई भी बिजनेस फर्म अडॉप्ट करती है तो उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रिसीवेबल्स। देखिए, यदि आपको कुछ फायदे हैं तो साथ ही साथ आपकी कुछ कॉस्ट भी यहां पर लगती है रिसीवेबल्स के साथ। वो आपकी कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है ये हमको यहां पर डिस्कस करना है। द फर्स्ट कॉस्ट इज फाइनेंसिंग कॉस्ट। देखिए, क्या होता है कि आपने अपना माल क्रेडिट बेस पर सेल आउट कर दिया और आपको जो पेमेंट मिलेगा वहां से वो आफ्टर 60 डेज, 60 दिन बाद रिसीव होगा। लेकिन जो आपके मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपको अपनी फैक्ट्री से रॉ मटेरियल को WIP के तहत, वर्क इन प्रोसेस के तहत फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, आपको अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी देनी है, आपके जो सप्लायर्स हैं उनको पैसा देना है। अब ये ऐसा नहीं हो सकता किसी भी बिजनेस फर्म में कि हम ये सारे काम 60 दिन के लिए रोक दें, तब तक के लिए जब तक कि हमारा पैसा ना आ जाए। मार्केट में जो हमारा पैसा है, क्रेडिट सेल हमने जो की थी उससे जो मार्केट में हमारा पैसा है वो तब तक ना आ जाए, तब तक हम ये सारे काम बंद कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। बिजनेस के जो ऑर्डिनरी वर्क हैं वो सारे चलते रहते हैं एज इट इज। तो इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए आपको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसी सिचुएशन में जब आपका पैसा मार्केट में है और आपको आगे सप्लायर्स को और एम्प्लॉइज को पेमेंट करना है तो आप क्या करते हैं, आप बैंक से लोन ले लेते हैं या कहीं और से पैसा इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उस लोन
पर जो लोन पर जो आपने अमाउंट लिया है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, और दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। ये जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ा है उस पैसे के लिए, ये कहलाती है आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट। आइए देखते हैं, when the funds are blocked in accounts receivables, जब आपके फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स में, firm have to arrange for additional funds to meet its own responsibility such as payment to employees, supplier of raw materials etc। आपके फंड्स तो वहां एंगेज हो गए, लेकिन आपको अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल करना है। आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी है, आपको अपने सप्लायर्स को भी पेमेंट करना है। द फंड्स में आइदर बी रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड, आपको कहीं ना कहीं से फंड को राइज करना होगा, और आप कहीं दूसरी जगह से, जैसा मैंने आपको बताया, बैंक से लोन ले सकते हैं, और आउट ऑफ प्रॉफिट रिटेन इन द बिजनेस, आपने जो रिटेन प्रॉफिट रखा हुआ है वहां से आप पैसा ले सकते हैं। इन द बोथ केस द फर्म हैज टू पे ए कॉस्ट। इन दोनों ही सिचुएशंस में फर्म को एक कॉस्ट पे करनी होती है, और दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। इसको ही हम कहते हैं फाइनेंसिंग कॉस्ट। द नेक्स्ट कॉस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट? देखिए, आपने यदि माल को कैश बेस पर सेल आउट किया है तो आपको उसके बहुत ज्यादा अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने माल बेचा, आपको पैसा रिसीव हो गया हैंड टू हैंड इमीडिएटली। लेकिन यदि आपने क्रेडिट बेस पर माल को सेल आउट किया है तो आपको तब तक, जब तक उनसे पैसा रिसीव ना हो जाए अपने डेप्टर से, रिसीवेबल से, तब तक आपको उनके सारे अकाउंट को मेंटेन करके रखना होता है। और ये जो अकाउंट आप मेंटेन करने के लिए आपको स्टाफ रख की जरूरत है, या अदर एक्सपेंसेस आपके होते हैं, वो सारे के सारे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में। यही यहां पर बताया गया, देखते हैं। द फर्म हैज टू इनक्योर एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी टू द स्टाफ केप्ट फॉर मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द कस्टमर्स। उन कस्टमर्स के अकाउंट को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपने जो स्टाफ रखा हुआ है, उस स्टाफ की जो सैलरी आपको पे करनी है, या आपने अलग से एक ऑफिस बनाया हुआ है, उसके जो आपके सारे खर्चे हैं, उसका जो आपका रेंट है जो आपको पे करना है, ये सारे के सारे खर्चे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में, जो कि इन्वॉल्व है रिसीवेबल्स में। द थर्ड वन इज कलेक्शन कॉस्ट। देखिए, यदि आपने माल को उधार बेचा है तो आपको वहां से कलेक्शन करना होगा। कैश सेल्स में ऐसा नहीं होता। कैश सेल्स में कस्टमर आपके पास माल खरीदने के लिए आता है, या ऑर्डर आपके पास आता है, आप माल उसको देते हैं और आपको पैसा मिल जाता है। आपको पैसा कलेक्ट नहीं करना होता, पैसा ऑटोमेटिकली आपको इमीडिएटली रिसीव हो जाता है। बट इन क्रेडिट सेल्स में क्या होगा कि आपको, कुछ कस्टमर्स तो क्रेडिट सेल्स में ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास आकर आपको पैसा दे दिया उन्होंने, लेकिन सारे कस्टमर्स ऐसे नहीं होते, तो आपको कलेक्शन करवाना होता है। और कलेक्शन के लिए भी आपको स्टाफ की जरूरत होती है। स्टाफ के खर्चे जो हैं वो आपको बियर करने होते हैं, उनकी सैलरी आपको देनी होती है, उनके कन्वेंस चार्जेस आपको पे करने होते हैं। दैट इज कॉल्ड कलेक्शन कॉस्ट। द फर्म हैज टू इनक्योर कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग द पेमेंट्स। पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए जो आपके खर्चे हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन कॉस्ट फ्रॉम इट्स क्रेडिट कस्टमर। किनसे? आपने जिनको उधार माल बेचा है उनसे आपको अपना पेमेंट कलेक्ट करने के लिए जो पे करना होता है, जो खर्चे आपको बियर करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन कॉस्ट। और फोर्थ जो कॉस्ट है आपकी, दैट इज डिफॉल्टिंग कॉस्ट। देखिए, क्या होता है कि आपने क्रेडिट बेस पर माल को सेल आउट किया, और जब आपने क्रेडिट बेस पर माल को सेल आउट किया तो आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके डेप्टर्स हैं, वो आपको पैसा देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबसे 100% पैसा आपको रिसीव हो जाए। कहीं आपका कुछ पैसा अटक सकता है, फंस सकता है, जो नहीं रिसीव हो, और या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा कोई कस्टमर यदि इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उससे भी हमारा पैसा जो है रिसीव नहीं होता है। तो ये पैसा जो हमको हमारे डेप्टर से, हमारे कस्टमर से, हमारे रिसीवेबल से रिसीव नहीं होता है, ये कहलाते हैं बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए लॉस होता है, तो ये इंक्लूड होता है डिफॉल्टिंग कॉस्ट में, और ये भी एसोसिएट है रिसीवेबल्स के साथ।
क्योंकि यदि क्रेडिट सेल नहीं होगी तो डिफॉल्टिंग कॉस्ट भी नहीं होगी। दिस कॉस्ट अराइज ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज अगेंस्ट कस्टमर रिसेबल अकाउंट्स रिसेबल्स। ये किसके अगेंस्ट हुआ? जो हमारे अकाउंट्स हैं रिसेबल्स की तरफ, जो हमको पैसा लेना है उनसे यदि नॉन पेमेंट है, उनसे यदि पैसा नहीं आता है तो ये कॉस्ट अराइज होती है। सच डेब्ट आर ट्रीटेड एज बैड डेब्ट्स, और ये जो डेब्ट्स हैं, ये जो आपके डेब्ट्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं बैड डेब्ट्स, एंड हैव टू बी रिटर्न ऑफ सिंस दे कैन नॉट बी रियलाइज्ड, और ये आपको रियलाइज नहीं होते हैं, ये आपको रिसीव नहीं होते हैं, तो ये डिफॉल्टिंग कॉस्ट मानी जाती है, और डिफॉल्टिंग कॉस्ट रिसीवेबल्स के साथ एसोसिएटेड होती है। अब ये जो चारों कॉस्ट आपने पढ़ी, फाइनेंसिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट और डिफॉल्टिंग कॉस्ट, इनसे रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको और ठीक से समझ में आ सकता है। द सेल ऑफ गुड्स ऑफ अश्मित लिमिटेड टू द कस्टमर इज ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹3000। आपने 3000 रुपए का माल बेचा है अस्मित लिमिटेड को ऑन द बेस ऑफ क्रेडिट ऑन 90 डेज क्रेडिट टर्म। 90 दिन की क्रेडिट टर्म पर आपने माल को बेचा है विद ऑन एन एवरेज बैड डेब्ट्स ऑफ 2%, और साथ में यहां पर कहा जा रहा है कि आप ये मान के चलें कि आपका 2% जो पैसा है वो बैड डेब्ट्स हो सकता है, वो डूब सकता है। और जो आपके क्रेडिट सेल के लिए जो आपके पास आपका खर्चा आता है ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो आपकी आती है, दैट इज ऑल्सो 2% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% पर एनम। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, आपको क्रेडिट की कॉस्ट निकालनी है कि कितनी कॉस्ट आपकी होगी, और आपको ये मानना है कि 360 डेज इन ए ईयर, एक साल में जो दिन होते हैं वो होंगे 365। तो देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, कैसे हम कॉस्ट ऑफ क्रेडिट निकालेंगे। 3 तरह की कॉस्ट यहां पर क्वेश्चन में दी हुई है, एक इंटरेस्ट कॉस्ट है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, और तीसरी डिफॉल्टिंग और बैड डेब्ट्स रिस्क और कॉस्ट है। पहले हम इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते हैं। 3000 जो टोटल सेल्स दी हुई है उस पर 12% कहा जा रहा है, और 90 डेज के लिए है, तो 90 डिवाइडेड बाय 360 यदि हम करते हैं तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी आती है दैट इज 90 रुपीज। तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट इसमें लग रही है आपकी वो लग रही है 90 रुपए। अब बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की, जो कि कहा जा रहा है 2% है। 3000 का 2% यदि हम निकालते हैं तो दैट इज 60 रुपीज आपकी होगी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। और डिफॉल्टिंग कॉस्ट की, बैड डेब्ट्स कॉस्ट की यदि हम बात करें, दैट इज ऑल्सो 2% ऑफ ₹3000, ऑल्सो 60 रुपीज। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है दैट इज 210 रुपए आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है क्रेडिट पर। अब यदि हमको इस माल को क्रेडिट बेचने पर 210 से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो हम ये क्रेडिट बेस्ड माल को बेचेंगे। अदरवाइज हम हमारे डिसीजन में ये कह सकते हैं या हमारी ओपिनियन में ये कह सकते हैं कि ये क्रेडिट सेल करना बिजनेस के लिए सही नहीं है या फायदेमंद नहीं है, यदि हमको इस क्रेडिट सेल पर 210 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। और यदि हमको इससे ज्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है तो हम इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसीवेबल्स के, क्या क्या उसमें कौन कौन सी उसमें कॉस्ट एसोसिएट होती है रिसीवेबल्स के साथ। इसके बाद हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में पॉलिसीज हो सकती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट को, और क्या क्रेडिट पॉलिसी बिजनेस में होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।